जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली 20 क्वेश्चन जो है वो अपने सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जीके के 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से, क्योंकि 70 क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी पीछे की वीडियो में। ठीक है, तो 71 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ओजोन में होता है। कहाँ पे होता है? ओजोन में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना, रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ओजोन में होता है। ठीक है, देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग है ना। स्मॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा होता है, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब जो फॉग होता है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल एसिटाइट नाइट्रेट इनका पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 है कि पीतल इनकी मिश्र धातु है। मतलब जो पीतल है वो किससे बनी हुई होती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है, तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पीतल को आप ऐसे याद रख सकते हो, पिताजी। क्या याद रख सकते हो? पिताजी। पिताजी मतलब पी से तो पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जस्ता हो गया। ठीक है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनती है? तो पीतल बन जाती है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 73 में। ये बोल रहा है सर, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62% तथा जस्ता 40 से 38% तक रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, घंटे, जो मंदिर के घंटे होते हैं वो बनाने में आदि के बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये सब जो होते हैं वो पीतल के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में देखिए बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि यूपीएसआई में पूछा गया था 1991 में। सोडियम को किस में रखते हैं? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोडियम को किस में रखते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं उसको कैरोसिन, यानी कि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं सर, सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव धातु होती है जो सोडियम होती है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है ना। अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पे याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में देखिए बात करते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो मुझे फल पकाने हैं, तो उसमें कौन सी गैस का मैं यूज़ करूँगा? तो यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। एथिलीन गैस का आप यूज़ करोगे फलों को पकाने के लिए। ठीक है, देखिए एथिलीन गैस का आप यूज़ करोगे तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑल्ट्रेशन रूल 1995 की धारा 44AA के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो गाइस, अब जब भी आप फल खाओ तो पूछ लेना भाई किस चीज़ से पकाए हैं। तो एसिटिलीन से पकाए हुए फल जो होते हैं वो लाभदायक नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपको सोने के साथ में धातु मिलानी है तो आप तांबा मिला सकते हो। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्या मिला सकते हो? तांबा यहाँ पे मिला सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करते हैं सर, यहाँ पे सोना यानी कि जो Au एक कोमल आघातवर्धनीय तन्य चमकदार पीले रंग की धातु होती है। ठीक है, सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता जो होती है वो 24 कैरेट की होती है। इसके प्रमुख अयस्क जो होते हैं वो कैला वेराइट तथा सिल्वेनाइट होते हैं। तो कैला वेराइट
क्या हो गया, और एक सिल्वेनाइट हो गया। ठीक है, तो ये सोने के प्रमुख अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है। देखिए शुद्ध यूरेनियम की हम पे बात करेंगे तो गाइज वो यहाँ पे यूरेनियम 235 में जो है शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये क्या बोल रही है, यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोथ ने पिच ब्लेड नामक अयस्क से किया था। तो यूरेनियम की खोज कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी, क्लाप्रोथ ने की थी। ठीक है, शुद्ध यूरेनियम जो होता है उसमें 235 पाया जाता है। शुद्ध यूरेनियम में 235 यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है, उसमें कौन सी गैस आप डालो जिससे कि जो कुएं का पानी है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। तो आप क्लोरीन गैस डाल दो, इससे क्या होगा, जो कुएं का पानी है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। तो देखेंगे कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन की गोलियां उसमें डाल दी जाती हैं, इससे क्या होता है, जो कुएं का पानी है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है सर यहाँ पे कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना पाया जाता है, तो कितने % सोना होता है 18 कैरेट में। तो यहाँ पर देखिए 75% क्वेश्चन ये होता है सोना। ये क्वेश्चन होगा मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि जो मेरा 18 कैरेट का शुद्ध सोना होता है उसमें कितने % सोना होता है, तो उसमें 75% जो है वो सोना होता है। ठीक है, बाकी उसमें तांबा मिला हुआ होता है। देखो कैरेट जो होता है शुद्ध सोने, कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे के भार को दर्शाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक मुलायम होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है, जिससे सोने की शुद्धता कम हो जाती है। 24 कैरेट जो होता है 100% के बराबर होता है। 18 कैरेट जो होगा तो 100 × 18/24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो निकल के आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से याद रखिएगा 300/4 मतलब 75%। तो 18 कैरेट सोने में 75% यहाँ पे सोना हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे केमिस्ट्री भी खत्म हो जाती है, अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो जाएगी। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है, तो आनुवांशिक विकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो मिक्सिडिमा है ना, ये आनुवांशिक विकार नहीं है। बाकी वर्णांधता, अंधापन आपको आनुवांशिकी से आ सकता है ना, अरंजकता आपको आ सकती है, और अतिस्राव रोग भी आपको यहाँ पे आ सकता है। यूपीएससी का बैच 3 में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि मिक्सिडिमा, ठीक है, मिक्सिडिमा आनुवांशिक विकार नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी आनुवांशिक विकार हैं। मिक्सिडिमा थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण होता है। आयु के अनुसार मिक्सिडिमा के विभिन्न नाम हैं, भ्रूणावस्था, शिशुकाल में होने वाला रोग, ओके, जड़मानवता, यौनारंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सिडिमा, तथा वयस्क अवस्था में होने वाला वयस्क मिक्सिडिमा कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रैक्निमियस, ठीक है, गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी की बात कर रहे हैं, तो गाइस ये निचली टांग जो होती है ना उसमें पाई जाती है, जो गैस्ट्रैक्निमियस है ना मांसपेशी होती है। तो अच्छा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं सर यहाँ पे। देखिए गैस्ट्रैनिमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे के पैर से पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे के समांतर होती है। यह मांसपेशी मानव शरीर में टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे। देखिए गैस्ट्रैनोमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो ये निचली टांग में स्थित यहाँ पे होती है। ठीक है, गैस्ट्रैनिमियस, तो हमने पर कर लिया ना क्वेश्चन, तो आई थिंक। चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है यहाँ पे कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है ना। तो यूपीएससी का बैच क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, उस वाली गैस में। चलो आंसर बताएंगे क्या होगा।
देखिए, तो उसमें हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें 4% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, आप पूछोगे सर जब इतनी सारी हम गैस छोड़ते हैं उसमें 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो और फिर और उससे ज़्यादा क्या होता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ उससे ज़्यादा क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य एवं जीवों यानी कि जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित होता है। जैसे नाइट्रोजन जो होता है 79%, ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। ठीक है, अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। ठीक, ओके, ये हमें सांस लेने के दौरान है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो केवल 21% होती है और जो नाइट्रोजन होती है वो 79% होती है। ठीक है, लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं। अच्छा, उच्छ्वास का मतलब होता है जो सांस छोड़ते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन तो वही रहती है 79%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घट कर कितनी हो जाती है? 17% हो जाती है और 4% की हो जाती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन होता है रेस्पिरेशन, एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया यहाँ पे होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 बताएंगे। 82 क्वेश्चन है कि भूजल यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है? वो नाइट्रेट के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें हो जाता है। यूपीएसआई का बैच 17 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं सर भाई ब्लू बेबी शब्द के बारे में। देखिए, ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 45 mg पर लीटर से अधिक होती है। नाइट्रेट जब हमारे आंतों तक पहुंचते हैं तो आंत में माइक्रोबियल फ्लोरा के माध्यम से नाइट्राइड में एवं नाइट्राइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मेथेग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रभाव बाधित हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बात करते हैं सर यहाँ पे 83 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन है सर छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम विली बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। बात करते हैं सर, देखिए यहाँ पे कि छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा होती है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विली पाई जाती है जिसकी संरचना उंगली नुमा होती है। यह भोजन के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों को सोखकर शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देती है। बोमेन्स संपुट एवं नेफ्रॉन की प्लाइनुमा संरचना है। इसमें गलेमुरलस धसा रहता है। इसकी भित्ति महीन द्विस्तरीय तथा सल्की उपकला की बनी हुई होती है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पदाणु या फिर पोडोसाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा यहाँ पर और देखिए बात करते हैं। अब देखो, जैसे एक होती है सीलिया। सीलिया क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकांगों को कहते हैं सीलिया। ठीक है, अच्छा एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, एल्वियोली जो होता है। 84 बात करेंगे सर यहाँ पे जो हमारा हाइपोक्लीमिया होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोक्लीमिया पोटेशियम की कमी के कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलोमिया नामक रोग होता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है। यह शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण क्या होता है? कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल की धड़कन और असामान्य EKG यहाँ पर प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं सर यहाँ पे कि बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो गाइस वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसकी कमी के कारण जो बौने बच्चे होते हैं उनमें बौनेपन का रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, यूपीएसआई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ठीक ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि स्थित होती है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें T3 व T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था। तो देखो पोलियो टीके की बात कर रहे हैं तो किसने किया था गाइज, यहाँ पर मार्क कैंडल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया है। मार्क कैंडल ने बताया, नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों के बजाय त्वचा की बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है, इसलिए यह आम टीकों से ज़्यादा असरदार होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन सॉक ने की थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, चलो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है टाइफाइड्स ये हमारा यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है, देखो टाइफस है ये यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस ज्वर होता है, एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है। इस ज्वर के लक्षण है सिर दर्द, सर्दी लगना, ज्वर, शरीर में पीड़ा इत्यादि। अन्य सभी यहाँ पर यौन संचारित रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे 88। क्वेश्चन है कि क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण आता है। जो क्यों बुखार होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो गाइस यहाँ पर वो कोकियला बर्नेटी जीवाणु होता है, इसके कारण आता है हमारा क्यों बुखार। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ मैं। क्यों बुखार एक संक्रमण है जो कोक्सियला बर्नेटी जीवाणु द्वारा होता है। यह मनुष्यों में, जानवरों, भेड़ों, बकरी, मवेशियों द्वारा फैलता है। ठीक है, चलो अगला देखिए 89वां। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है। अब देखो त्रिज्या अस्थि की बात कर रहे हैं हम, तो किस भाग में स्थित है वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए कलाई में स्थित यहाँ पे होती है। तो मनुष्य के शरीर में 206 वयस्क हड्डियाँ पाई जाती हैं। त्रिज्या अस्थि कलाई में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है त्रिज्या अस्थि? कलाई में पाई जाती है। ठीक है, देखिए 90वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। तो इनमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा मांसपेशियां कंकालीय तंत्र मुख्यतः मेरुदंड प्रणाली के यांत्रिक विकारों के निवारण, निदान तथा उपचार के लिए कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।